अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इस इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो कृष्णा कुमारी की आवाज़ लगा रहे थे और अपने आदमी से कह रहे थे कि ढूंढो इसे, वो यहीं कहीं होगी। दोनों हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पत्तूलाल जी ने आहिस्ता से कहा, कुछ देखा तो हम दोनों ने भी था, मगर आवाज़ तो किसी की भी नहीं सुनी। वकील ने पूछा, तूने आवाज़ सुनी थी? रजनी कुमार ने कहा, मैं बता जो रहा हूँ, मैंने आवाज़ें सुनी हैं। ठाकुर जी चीख चिल्ला रहे थे और अपने आदमियों को हुक्म दे रहे थे कि वो जहाँ कहीं भी हो इसे खोद निकालो। ठाकुर जी के आदमी निहायत बेदर्दी और बेरहमी से तोड़फोड़ करने लगे और फिर घर की तलाशी डाली। अजीब आवाज़ें थीं और अजीब मनाजिर थे। तौबा तौबा, अब दोनों को जैसे सांप सूंघ गया था। शायद इन दोनों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतनी रात गई कृष्णा कुमारी को इस घर से निकाल के कहाँ पहुंचाया जाए। रजनी कुमार ने शायद इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए कृष्णा कुमारी को इस घर से निकाल के कहाँ पहुंचाया जाए। रजनी कुमार ने खुशामदाना लहजे में कहा, पत्तूलाल जी, आप इसे मजाक ना समझें। मैंने जो कुछ कहा है इस पर फौरन अमल करें। वकील ने कहा, लेकिन इस वक्त कहाँ पहुंचाया जाए इसे, ये भी तो सोचो। पत्तूलाल जी ने कहा, ये छोटी सी जगह है, इतनी रात गए इस मकान से कोई सवारी निकलेगी तो कस्बे का कोई ना कोई शख्स तो देख लेगा और ठाकुर जी को इसकी खबर हो जाएगी। रजनी कुमार ने सहमे हुए लहजे में कहा, कृष्णा कुमारी जी के साथ ही मैं भी इस घर से बरामद होऊंगा, तो मुझे तो ठाकुर जी देखते ही गोली मार देंगे। वकील ने कहा, लेकिन हम दोनों ने दीवार पर जो कुछ देखा, इसमें गोली चलने का तो कोई मंजर नहीं था। रजनी कुमार ने दोनों के अदब व एहतराम को बालाए ताक रख दिया था। झुंझुलाकर बोला, आप दोनों मेरी बात समझते क्यों नहीं? ये जरूरी तो नहीं कि जितना दीवार पर नजर आया उतना ही पेश आए, सब कुछ भी हो सकता है। पत्तूलाल जी ने कहा, कृष्णा कुमारी को भी बुलाते हैं और इसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। पत्तूलाल जी अंदर चले गए। वकील ने थके थके लहजे में कहा, अजीब मामला है, हैरत अंगेज, माँ फौकुल फितरत, सुन के कोई भी यकीन नहीं करेगा। रजनी कुमार की जो हालत थी, इससे यही लगता था जैसे वो वकील की बातें सुन ही ना रहा हो। मैं तो यहाँ के मुसीबत में फंस गया। ठाकुर तो बिल्कुल ही पागल आदमी है। तोते की टेंटे और कब्बे की काई काई पर तो वो गोली चला देता है, मेरे तो टुकड़े ही करवा देगा। वकील ने कहा, यार तू तो बहुत ही डरपोक निकला। मैं जो मौजूद हूँ, ठाकुर जी कैसे मार देंगे तुझे? कुछ ही देर बाद पत्तूलाल जी कृष्णा कुमारी के साथ वापस आए। कुछ ही देर बाद पत्तूलाल जी कृष्णा कुमारी के साथ वापस आए। कृष्णा कुमारी बहुत डरी हुई थी। आते ही कहने लगी, तो आप दोनों ने भी वो सब देख लिया जिसका पहले आपको यकीन नहीं आता था? पत्तूलाल जी ने इकरार किया, बेशक वो बड़े भयानक मनाजिर थे। अब ये बता कि इस वक्त हम तुझे कहाँ ले जाएं? रजनी कुमार का आना खसब हो गया, ना आता तो अच्छा ही था। वकील ने कहा, अगर ये ना आता तो लाइलमी में पत्तूलाल जी नाहक मारे जाते और पूरी बस्ती में ये खानदान रुसवा अलग होता। कृष्णा कुमारी ने कहा, पत्तूलाल जी, तो मुझे इस वक्त इलाहाबाद भिजवा दो, क्योंकि वो जालिम जब मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो सीधा इलाहाबाद पहुँचेगा। लेकिन पत्तूलाल जी की तो नीयत ही कुछ और थी। कहने लगे, मैं तुझे अतरौली भिजवाए देता हूँ। यहाँ से 30 मील दूर इस कस्बे में अपनी छोटी सी कोठी और बड़ा गोदाम है, कार मौजूद है। तू इत्मीनान से वहाँ रह, मैं ठाकुर से निपट के आ जाऊँगा। लेकिन कृष्णा कुमारी इलाहाबाद जाने पर मुसिर थी, क्योंकि वो जो मंसूबा बनाए बैठी थी वो इस तरह अतरौला जाने के बाद खाक में मिल सकता था। कृष्णा कुमारी अतरौला जाने से इनकार करती रही और पत्तूलाल जी इसरार करते रहे। आखिर वकील ने तस्वीर करवा दिया और पत्तूलाल जी को समझाया,
यार पत्तोलाल, कृष्णा कुमारी को इलाहाबाद ही भिजवा दो, क्योंकि ठाकुर जी की मौजूदगी में तुम इसे रख नहीं सकते। पत्तोलाल जी ने गुस्से में कहा, वाह वकील साहब, तुम भी इस पागल का साथ दे रहे हो। हालांकि तुमको मुझसे ज्यादा फायदे पहुंचते हैं, क्योंकि तुम मेरे कानूनी मुशीर हो और आए दिन कानूनी मामलात में तुम्हारी जरूरत पेश आती रहती है। जबकि ठाकुर किससे मुकदमा लड़ेगा? बस कभी कभारी से तुम्हारी जरूरत पेश आती होगी। वकील ने कृष्णा कुमारी से कहा, कृष्णा कुमारी अंदर जाएं और अपना सामान बांधें। आप इसी वक्त इलाहाबाद जाएंगी, मैं इसको राजी कर लूंगा। कृष्णा कुमारी वापस चली गई और वकील ने रजनी कुमार से कहा, तू बहुत थका थका नजर आ रहा है, जा इत्मीनान से सो जा, लेकिन खबरदार, यहाँ जो कुछ देखा या सुना है इसका जिक्र ठाकुर से ना करना। रजनी कुमार अपने कमरे में चला गया, क्योंकि इसे इस सारे मामले में सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि किसी भी तरह कृष्णा कुमारी इस घर को खाली कर जाए। इसके जाते ही पत्तोलाल जी ने वकील से कहा, तुमने कृष्णा कुमारी को इलाहाबाद भेजने का वादा कर लिया, इतनी रात गए? सोचो तो सही, 160 मील दूर इसे कौन पहुंचाएगा? वकील ने सरगोशी में कहा, यार मेरे, क्या तू मुझे इतना अहमक समझता है? वो तो मैंने तुम दोनों की कभी ना खत्म होने वाली बहस की वजह से कह दिया था। कृष्णा कुमारी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। ड्राइवर को समझा दो कि वो कृष्णा कुमारी को अतरोला छोड़ के चला आए। पत्तोलाल जी की आंखें चमक गईं, लेकिन जब अतरोला पहुंच के इसको मालूम होगा कि इसे धोखा किया गया है तो क्या सोचेगी? वकील ने बेपरवाही से कहा, क्या सोचेगी? हम ये क्यों सोचें? कुछ देर बाद एक गाड़ी इस कोठी से रात के अंधेरे में अतरौला रवाना हो गई। इस गाड़ी में ड्राइवर और कृष्णा कुमारी के अलावा एक काम करने वाली औरत और बाजार का सौदा सलफ लाने वाला बूढ़ा मर्द भी था। दोनों ने रजनी कुमार के कमरे में जाके देखा। वो कृष्णा कुमारी के चले जाने के बाद बेखबर सो गया था। पत्तोलाल जी ने नीचे जाके चौकीदार से पूछा, ठाकुर जी का कोचवान रमजानी सोया हुआ है या जाग रहा है? चौकीदार ने जवाब दिया, वो मेरी कोठरी में घोड़े बेच के सो गया। पत्तोलाल जी ने एक तरफ ले जाके चौकीदार से पूछा, तूने अभी कुछ देर पहले कुछ देखा? चौकीदार ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तो फाटक खोला था। ड्राइवर देवी जी और दोनों कार में बैठकर कहीं गए हैं। पत्तोलाल जी ने सख्ती से मना किया, नहीं, कोई भी नहीं गया। तू यही कहेगा। अगर इसके खिलाफ बयान दिया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। और रमजानी से बातों ही बातों में पूछना कि रात कैसे नींद आई। अगर कोई खतरे वाली बात करे तो मुझे फौरन बताना। पत्तोलाल जी चौकीदार को समझा के ऊपर चले गए और वकील से कहा, यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि किस मुसीबत में पड़ गया। ठाकुर वाकई पागल आदमी है। ये ताल्लुका भी उसी का है। रजनी कुमार से भी डर है कि कहीं सब कुछ ना बता दे। वकील ने समझाया, डरने की कोई बात नहीं, ठाकुर मुझसे भी तो पूछेगा। बस इस कारोबार में मेरा भी कुछ ख्याल करना। पत्तोलाल जी ने परेशान होकर पूछा, कैसा कारोबार और कैसा ख्याल? मैं मतलब नहीं समझा। वकील बहुत खुश था। मैं मतलब बाद में समझा दूंगा। और कारोबार से मेरी क्या मुराद है? तो ठाकुर कोई मामूली असामी नहीं है। पत्तोलाल जी ने कहा, ये जो कुछ हमने दीवार पर मिर्गी ज़दा रजनी कुमार के तुफैल देख लिया और इसी से सुन लिया, क्या ये सब दुरुस्त होगा? वकील ने जवाब दिया, रात जल्द गुजर जाएगी और सुबह तक रजनी कुमार के सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। पत्तोलाल जी ने तेज में कहा, अगर ठाकुर ने बदमाशी की और तोड़फोड़ मचाई तो मैं भी बाज नहीं रहूंगा, और गोली का जवाब गोली से और डंडे का जवाब डंडे से दूंगा। वकील ने समझाया, देखो पत्तोलाल जी, ऐसी गलती ना करना, वरना पागल ठाकुर तुम्हारी छोटी सी हवेली को खुदवा के फेंक देगा। अपने बीवी बच्चों को इस हवेली के किसी महफूज हिस्से में पहुंचा दो और ठाकुर जी के जुल्म सितम को सब्र शुक्र से बर्दाश्त कर लो। मैं गवाह बन जाऊंगा और ठाकुर जी के खिलाफ FIR कटवा दूंगा। तुम भी कोई मामूली आदमी नहीं हो। दरबार सरकार में तुम्हारे भी असरात हैं। अच्छा खासा टैक्स देते हो।
इलाहाबाद का कमिश्नर तुम्हारा भी दोस्त है और अपने भी ताल्लुकात हैं। सच कहता हूँ कि अगर तुम अड़ गए तो ठाकुर का ये ताल्लुका बिक जाएगा और वो जेल की हवा खा रहा होगा। पत्तूलाल जी खामोशी से उठे और अपनी हवेली में गायब हो गए। वकील का दिमाग मंसूबे बना रहा था। रजनी कुमार को जगाया। वो घबराया हुआ उठा जैसे ठाकुर जी आ गए हों। वकील ने कहा, मेरे यार, तू तो बड़ा बेफिक्रा निकला। हम सबको खौफजदा करके खुद बेफिक्री से सो गया। रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी से मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं क्यों डरूं? वकील ने पूछा, मुझे नुकसान पहुंचेगा? रजनी कुमार ने जवाब दिया, आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वकील ने पत्तूलाल जी के बारे में पूछा, और मेरे प्यारे दोस्त पत्तूलाल जी को? रजनी कुमार ने जवाब दिया, इनकी कोठी में टूट फूट तो होगी और एक आध नौकर मारा जाएगा। वकील ने कहा, ये तेरी आजमाइशी रात है, बस ये याद रहे कि मुझसे तेरे ताल्लुकात और ज़्यादा इस्तवार होते चले जाएंगे। अगर तूने मेरे कहने पर अमल किया तो तेरे दिन पलट जाएंगे। इस रात वकील सुबह तक जागता रहा और रजनी कुमार ने भी वकील का साथ दिया। फिर पत्तूलाल जी भी आ गए। वो बहुत खुश थे। कहने लगे, मैंने बीवी बच्चों को छुपा दिया, अब वो ढूंढने से भी ठाकुर जी को नहीं मिलेंगे। सुबह होते ही अचानक कोठी का मुहासरा हो गया। ठाकुर जी के आदमी फाटक पर जोर जोर से डंडे बरसा रहे थे। कस्बे के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। ठाकुर जी अपनी बैलगाड़ी पर खड़े अपने आदमी को हुक्म दे रहे थे, तोड़ दो फाटक और अंदर दाखिल हो जाओ। फाटक तो नहीं टूटा, मगर फाटक का छोटा दरवाज़ा टूट गया और ठाकुर अपने आदमियों समेत कोठी में दाखिल हो गया। ठाकुर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे तलाश करो, वो यहीं कहीं होगी। जिसने भी इन जंगली लठेत बरदारों को देखा वो डर गया। ठाकुर जी के आदमी तोड़फोड़ करते फिर रहे थे। ठाकुर जी ने अंदर दाखिल होने के बाद फाटक भी खुलवा दिया। पत्तूलाल जी वकील को लिए हुए पहली मंजिल पर नमूदार हुए और घबराए हुए लहजे में कहा, ठाकुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ठाकुर जी के हाथ में बंदूक थी। इसकी नाल पत्तूलाल जी की तरफ कर दी और वकील से कहा, तू इसके पास से हट जा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वकील ने पत्तूलाल जी को अपने पीछे कर दिया। आखिर बात क्या हुई, कुछ मालूम तो हो? वकील ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा इसलिए किया था कि इस रात ही रजनी कुमार से मालूम हो चुका था कि ठाकुर से खुद वकील को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नीचे तोड़फोड़ मची हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दरवाजे गिरा दिए गए। ठाकुर जी के आदमी कृष्णा कुमारी को तलाश करते फिर रहे थे। ऊपर से वकील की आवाज़ सुनाई दी, ठाकुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कानून को अपने हाथ में न लें, कुछ बताएं तो सही कि आप चाहते क्या हैं? ठाकुर जी ने हुक्म दिया, मैं कहता हूँ वकील, तू सामने से हट जा और पत्तूलाल जी से कह दे कि अगर जिंदगी चाहता है तो कृष्णा कुमारी को हमारे हवाले कर दे। वकील ने पूछा, ये किस कृष्णा कुमारी की बात कर रहे हैं आप? कुछ पता तो चले। और इसके बाद पत्तूलाल जी को ठाकुर जी के सामने कर दिया। मारिए मेरे दोस्त पत्तूलाल जी को, आपको ये कत्ल बहुत महंगा पड़ेगा। पत्तूलाल जी का एक वफादार मुलाजिम जो रात पहरा दे रहा था, गुस्से में ठाकुर जी के सामने आ गया और कहा, ठाकुर जी, ये अपने मालिक पत्तूलाल जी की कोठी है, कोई आपकी बाग वाली कोठी नहीं है। बंदूक की नाल काबू में रखें, हमारे पास भी बंदूकें हैं। ठाकुर जी ने आओ देखा न ताओ बंदूक की नाल चौकीदार की तरफ कर दी। चौकीदार फायर की आवाज़ के साथ ही जमीन पर गिर के तड़पने लगा। कोठी के बाहर लोग चीख रहे थे। गजब हो गया, ठाकुर जी ने चौकीदार को मार दिया। वकील ने पूछा, ठाकुर जी, ये आपने क्या कर दिया? अपने होश में आए और बताएं कि आप चाहते क्या हैं। पत्तूलाल जी ने भी अफसोस करते हुए कहा, ठाकुर जी, ये आपने बहुत बुरा किया, आखिर आप चाहते क्या हैं? शायद ठाकुर जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बंदूक की नाल नीचे कर ली और बदस्तूर अकड़ के जवाब दिया, मैं कृष्णा कुमारी की तलाश में यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इलाहाबाद से मेरे आदमी ने खबर दी है कि कृष्णा कुमारी तेरी कोठी में ठहरी हुई है। वकील ने पत्तूलाल जी की तरफ देखा, ठाकुर जी, ये क्या कह रहे हैं आप?
पत्तूलाल जी ने भी अफसरदा लहजे में जवाब दिया। पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं तो किसी कृष्णा कुमारी से वाकिफ नहीं। ठाकुर जी ने अपने 2 आदमी साथ लिए और जल्दी जल्दी ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए। कहा, मैं तेरी कोठी की तलाशी लूंगा, तू झूठा है। पत्तूलाल जी ने निहायत नरमी और खुश अखलाकी से तलाशी की इजाज़त दे दी। ठाकुर जी, आप अपने आदमियों को हुक्म दें कि वो कोठी की तलाशी लेकर कृष्णा कुमारी को निकाल लें। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के अपने आदमियों को हुक्म दिया। ओ बद्री और रघु और मिश्रा जी, कोठी का कोना कोना छान मारो, वो यहीं कहीं होगी। ठाकुर जी के ये तीनों एहलकार नीचे मौजूद थे। ठाकुर जी के हुक्म पर कोठी की तलाश में मशगूल हो गए। वकील ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, वैसे मैंने लोगों से सुना तो था कि ठाकुर जी गुस्से के बहुत तेज हैं। जब गुस्से में आते हैं तो जैसे भौचाल आ जाता है। आज आपका गुस्सा भी अपनी आंखों से देख लिया। पत्तूलाल जी ने निहायत नरमी से कहा, ठाकुर जी ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की कि किसी की झूठी खबर पर मेरी कोठी पर धावा बोल दिया। अगर ठाकुर जी आके नरमी से मुझे बता देते कि मुझे ऐसा ऐसा बताया गया है, अपनी कोठी की तलाशी दे दो, तो मैं दरवाजे तो दरवाजे, एक एक खिड़की तक खुलवा देता कि शौक से तलाशी ले लें, और अगर यहाँ कहीं कृष्णा कुमारी मौजूद है तो इसे निकाल लें और मुझे गोली मार दें। ठाकुर जी कुछ नरम पड़ गए। मेरा आदमी मुझे झूठी खबर नहीं दे सकता। कृष्णा कुमारी इसी कोठी से बरामद होगी। पत्तूलाल जी ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या? आपके आदमी तलाशी तो ले ही रहे हैं, क्या सच है और क्या झूठ, सब अयां हो जाएगा। ठाकुर जी ने आकर के पूछा, ओ वकील, रजनी कुमार कहाँ हैं? वकील ने रजनी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ सो रहा है। ठाकुर जी तुर्रानावार रजनी कुमार के कमरे में घुस गए। वो सेमा हुआ बैठा था। ठाकुर जी ने पूछा, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? रजनी कुमार ने सेमे हुए लहजे में जवाब दिया, मैं बड़े कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। इस हंगामे में मेरी तो जान ही निकली जा रही है। ठाकुर जी रजनी कुमार को उसके कमरे से निकाल लाए और पत्तूलाल जी से पूछा, मेरा कोचवान रमजानी कहाँ है? वकील ने मुड़ के फाटक की तरफ देखा। बहुत से लोग अंदर घुस आए थे। वकील ने कहा, ठाकुर जी, आपने एक आदमी मार दिया। देखिए नीचे कितने लोग घुस आए हैं। ठाकुर जी ने नीचे देखा और सबको ललकारा, भाग जाओ यहाँ से, वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। पत्तूलाल जी ने ठाकुर को समझाया, आपने हमारा एक आदमी मार दिया और अब कस्बे वालों को भून देने की धमकी दे रहे हैं। भगवान के लिए दया करें। ठाकुर जी जैसे किसी की कुछ सुन ही नहीं रहे थे, चीख कर बोले, रमजानी, तू किधर मर गया? रमजानी दौड़ता हुआ ठाकुर जी के पास पहुंच गया और पूछा, ठाकुर जी, मुझे याद किया? ठाकुर जी ने टपट के पूछा, रात को तू कहाँ सोया था? रमजानी ने जवाब दिया, चौकीदार की कोठरी में। ठाकुर ने पूछा, रात किसी को इस कोठी से निकलते देखा? रमजानी ने जवाब दिया, नहीं ठाकुर जी, मैंने किसी को भी कोठी से निकलते नहीं देखा। ठाकुर जी ने गुस्से में कहा, तू भी झूठा है। तुझको इस झूठे पत्तूलाल जी से कितने रुपए मिले हैं? रमजानी ने रुआंसा होकर जवाब दिया, ठाकुर जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। इतने में कोठी की तलाशी लेने वाले भी ऊपर इन सब के पास पहुंच गए और ठाकुर से कहा, ठाकुर जी, यहाँ तो औरत नाम की कोई चिड़िया भी नहीं है। वकील ने ठाकुर को नादम करना चाहा, जनाब, अभी तो गुस्सा है, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जो कोठी में तोड़ फोड़ हुई है और एक आदमी की जान गई है, ये वाकयात रंग लाएंगे। ठाकुर जी फिर मुश्तइल हो गए। वकील, क्या बकवास करता है? मैं तो इस कोठी को तहस नहस करके रख दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मालूम नहीं कस्बे के किस आदमी ने पुलिस स्टेशन जाके खबर कर दी और पुलिस कोठी में दाखिल हो गई। थानेदार और इसका नायब अपने अपने घोड़ों पर आए थे और पुलिस इनके पीछे पीछे पैदल कोठी में दाखिल हुई। पत्तूलाल जी ने पुलिस को देख लिया और सीने की तरफ बढ़ते हुए कहा, लीजिए, पुलिस भी आ गई। ठाकुर जी ने मुड़ के पुलिस वालों को देखा और डपट के कहा, ओ थानेदार, तू यहाँ क्या लेने आया है?
वकील ने कहा, यह तो बुरा हुआ कि नीचे लाश पड़ी और पुलिस भी आ गई। थानेदार ने घोड़े की पुश्त से ऊपर देखते हुए कहा, सुना है कि यहाँ गोली चल गई और कोई मारा गया। कौन मारा गया? अभी ऊपर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था कि नीचे से बद्री भागता हुआ ऊपर पहुंचा और ठाकुर जी के कान में कहा, ठाकुर जी, डरने की कोई बात नहीं, लाश रघु उठा के ले गया है। ठाकुर जी ने चीखते हुए कहा, किसका कत्ल हो गया? लाश कहाँ है? थानेदार, इसको मेरे सामने तो ला, जिसने ये कत्ल की झूठी खबर तुझको पहुंचाई। थानेदार और इसका मातहत दोनों घोड़े से उतरे। एक सिपाही ने चीख के थानेदार को बताया, थानेदार जी, गले में बहुत सा खून जमा है। ठाकुर जी ने चीख कर थानेदार को हुक्म दिया, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? ऊपर आ और हमसे बात कर। ठाकुर जी का पूरे इलाके पर रौब था। थानेदार भी ऊपर पहुंच गया और पत्तूलाल जी से कहा, आपकी कोठी में तो बड़ी तोड़फोड़ हुई है, आखिर ये मामला क्या है? पत्तूलाल जी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि ठाकुर जी समझाने लगे, रात कुछ भी नहीं और बात कुछ भी नहीं। अपनी एक पतरिया रात को भाग के कस्बे में चली आई। मैं इसकी तलाश में इधर आया तो कुछ लोगों ने बताया कि पतरिया इस कोठी में छुपी है। मेरे आदमियों ने कोठी की तलाशी लेना चाही तो इनको पत्तूलाल जी के आदमियों ने रोका और फिर दोनों में लाठियां चल गईं। किसी का सर फटा, किसी की टांग टूटी, किसी की पीठ जख्मी हुई, मरा कोई भी नहीं। थानेदार ने पूछा, वो जख्मी कहाँ हैं? ठाकुर ने जवाब दिया, जख्मी कोई बैठे तो नहीं रहेंगे, मरहम पट्टी करवाने कहीं चले गए होंगे। थानेदार ने पत्तूलाल जी से पूछा, आप क्यों खामोश हैं? आपके घर में तोड़फोड़ हुई है, आप भी तो कुछ बताएं। ठाकुर जी हत्थे से उखड़ गए। ये क्या बकवास करता है थानेदार? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ जो तू पत्तूलाल जी से तस्दीक करवा रहा है? थानेदार ने वकील से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वकील ने जवाब दिया, ये दोनों मेरे क्लाइंट हैं और मैं वकील हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ। थानेदार ने पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? ठाकुर जी ने जवाब दिया, दोनों के पास, मेरे पास भी और पत्तूलाल जी के पास भी। थानेदार ने ठाकुर से कहा, ठाकुर जी, अगर पतरिया आपकी कोठी से भागी थी तो आप इसकी इत्तला हमें करते, हमें से तलाश करते, या आपने क्या किया? ठाकुर जी ने एक बार फिर थानेदार को डांट दिया, ये मेरा ताल्लुका है, मेरा इलाका है, तुझे क्यों इत्तला करता? अगर तुझे कानूनी कार्रवाई करने का शौक है तो अपना ये शौक पूरा कर, मगर याद रहे कि यहाँ रात बर रात बड़े कत्ल होते रहते हैं, कहीं तू भी काम ना आ जाए। ठाकुर जी ने रजनी कुमार का हाथ पकड़ा और इसे खींचकर नीचे ले गए और अपने आदमियों से कहा, तुमने अच्छी तरह कोठी की तलाशी ले ली? मिश्रा जी ने जवाब दिया, हाँ, खूब अच्छी तरह, वो यहाँ नहीं है। ठाकुर जी ने कोचवान को आवाज़ दी, रमजानी, किधर मर गया? चल पक्खी निकाल। रमजानी बग्गी की तरफ भागा और ठाकुर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, तुम सब कोठी में पहुंचो। फिर थानेदार से कहा, थानेदार जी, मैं कोठी पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, अपने साथ इन दोनों को भी लेते आना। ठाकुर जी रजनी कुमार को साथ लेके बग्गी में बैठ गए और बग्गी कोठी से निकल गई। थानेदार ने कुछ देर बाद कहा, ये तो बहुत ही पागल आदमी है। अब पत्तूलाल जी, आप बताएं कि असल मामला क्या है? पत्तूलाल जी ने पूछे बुझे दिल से जवाब दिया, क्या बताएं? वो तो तुमको भी धमकी दे गया। थानेदार ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि आपका कोई आदमी ठाकुर जी के हाथों मारा गया? वकील ने पत्तूलाल जी का पांव दबाया और पत्तूलाल जी ने जवाब दिया, कुछ पता नहीं कि कोई आदमी मारा गया या नहीं मारा गया। मैं ऊपर था और गोली नीचे चली है। ठाकुर जी ने मुझे नीचे जाने ही नहीं दिया। थानेदार ने कहा, आप दोनों इज्जतदार लोग हैं, शायद पुलिस को बीच में डालना पसंद ना करें, पहले आप दोनों बात कर लें, इसके बाद अगर मेरी ज़रूरत पेश आए तो मैं हाजिर हूँ। वकील ने थानेदार की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहा। थानेदार साहब, अगर मैं पत्तूलाल जी की तरफ से कोई FIR कटवाना चाहूँ तो क्या आप काट देंगे? थानेदार ने जवाब दिया, हाँ,
एफआईआर काट देंगे, मगर वो किसके नाम से और किसके खिलाफ कटेगी, इसका फैसला सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि एफआईआर में अगर ठाकुर जी का नाम इस्तेमाल हुआ तो भारी सबूत पत्तूलाल जी पर होगा, और अगर ये अदालत में साबित ना कर सके तो आप लोग ठाकुर जी से तो वाकिफ ही हैं। पत्तूलाल जी ने कहा, इस वक्त तो आप थाने तशरीफ ले जाएं, वहाँ मैं खुद हाजिरी दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हमें इस मामले में क्या करना है। थानेदार ने जाते जाते पूछा, वो जवान कौन था जिसे ठाकुर जी अपनी बग्गी में बिठा के ले गए? वकील ने जवाब दिया, थानेदार जी, वो बहुत ही गुनी जवान है, खुद को नजूमी कहता है, लेकिन वो नजूमी नहीं है, इसे एक निहायत पुरअसरार कुव्वत हासिल है। थानेदार जी ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा, अच्छा तो ये वही नजूमी है जिसने इलाके में 2 साल तक बरखा न होने की पेशगोई की है? पत्तूलाल जी ने कहा, हाँ ये वही है। थानेदार जी ने पूछा, इसे कुछ आता जाता भी है या यूं ही छोड़ता रहता है? वकील ने रजनी कुमार की तारीफ की, वह हैरत अंगेज जवान है, इसे जो कुछ आता है वो बड़े बड़े ज्योतिषियों और नजूमियों को भी ना आता होगा। ठाकुर जी यूं ही तो इसके दीवाने नहीं हो रहे हैं। थानेदार अपने नाइफ के साथ नीचे उतरा और सीधा खून से भरे हुए गड्ढे के पास गया। सिपाही ने कहा, साहब, ये किसी इंसान का खून है, मगर लाश का कहीं कोई पता नहीं। थानेदार ने बाहर जाते हुए कहा, मेरा घोड़ा बाहर ले आओ। अब वकील और पत्तूलाल जी एक साथ नीचे उतरे और इस छोटे से गड्ढे के पास पहुंचे जिसमें चौकीदार का ताज़ा ताज़ा खून भरा हुआ था। वकील ने पूछा, मगर ये लाश कहाँ चली गई? कोठी के दरबान ने जवाब दिया, साहब, इसे तो रघु उठा ले गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसने लाश बैलगाड़ी पर डाली और यहाँ से चंपत हो गया। पत्तूलाल जी वकील के साथ कोठी की टूट फूट का जायजा लेते रहे और बाद में पूछा, यार वकील, अब तो मशवरा दे कि मुझे क्या करना चाहिए। वकील ने कहा, इस वक्त सबसे खतरनाक बात यह है कि रजनी कुमार ठाकुर जी के कब्जे में चला गया और वो इस सारे मामले से वाकिफ है। अगर इसने ठाकुर जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो आप समझ लें कि इसके बाद ठाकुर जी जो तूफान उठाएंगे, इसके मुकाबले में इस हंगामे की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। पत्तूलाल जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तूने बड़े पते की बात की है, वरना मैं तो ये मंसूबा बना रहा था कि यहाँ से इलाहाबाद निकल जाऊं और वहाँ अंग्रेज कमिश्नर से मुलाकात करके ठाकुर के खिलाफ खौफनाक कार्रवाई करवाऊं। वकील ने मशवरा दिया, दरिया में रह के मगरमच्छ से बेर, अगर इस कोठी को हमेशा के लिए छोड़ देने का इरादा हो तो ठाकुर जी से लड़ें, वरना हिकमत अमली से काम लें और सिर्फ साबिर शाकिर और मजलूम बने रहें। दोपहर तक कस्बे के लोग पत्तूलाल जी की कोठी को दूर से देखते और इशारे करके बातें करते रहे। इतने में बद्री इन लोगों में पहुंचा, वो सभी को डांट रहा था। ठाकुर जी ने कहा है कि कस्बे वाले इसमें अपना वक्त ज़ाया ना करें और इस तरह लाताल्लुक और गुमसुम हो जाएं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ठाकुर जी इस आदमी का पता लगा रहे हैं जिसने पुलिस को पत्तूलाल जी की कोठी पर पहुंचाया। सारा मजमा छट गया। बद्री सीधा पत्तूलाल जी के पास पहुंचा और कहा, पत्तूलाल जी और वकील साहब, ठाकुर जी ने आप दोनों को कोठी पर बुलवाया है। कह रहे थे कि पत्तूलाल जी का इनसे जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर देंगे, थाने कचहरी ना जाएं। बद्री तो ये पैगाम देकर वापस चला गया और पत्तूलाल जी ने वकील से कहा, यार वकील, मेरी तरफ से तू चला जा और ठाकुर से पूछ के वो किस तरह का तस्वीर चाहते हैं। वकील ने हंसते हुए कहा, पत्तूलाल जी, क्या तुम ठाकुर से डरते हो? पत्तूलाल जी ने जवाब दिया, डरता तो नहीं, एहतियात ज़रूर करता हूँ। तुमको इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम हम दोनों के वकील हो। अगर तस्वीर की कोई सूरत निकल आए तो मुझे जो कुछ मिलेगा इसका चौथा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, हक के मेहनताना के तौर पर।
वकील ने कहा। अच्छा पत्तूलाल जी, मैं ही चला जाऊंगा। पत्तूलाल जी ने वकील को समझाया। देखो वकील, ठाकुर जी से तुम्हारी जो बात होगी इस सिलसिले में मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन रजनी कुमार के सिलसिले में तुम ये मालूम करोगे कि इसने ठाकुर जी को कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि अगर इसने सच उगल दिया तो हम सब बहुत जलील और रुसवा हो जाएंगे। रास्ते भर ठाकुर जी बुड़बुड़ाते रहे। वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे थे। एक ही सांस में कृष्णा कुमारी को भी गालियां दे रहे थे और पत्तूलाल जी को भी। वकील और थानेदार भी इनकी गालियों से महफूज नहीं थे। उन्होंने रजनी कुमार की भी खबर ली और ये मालूम करने की कोशिश करते रहे कि वकील रजनी कुमार को एक रात के लिए अपने साथ कस्बे में क्यों ले गया था। रजनी कुमार यही बताता रहा कि वकील रात भर इसके इल्म में ज्योतिष का इम्तहान लेता रहा, लेकिन ठाकुर जी को इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। रजनी कुमार को यही महसूस हो रहा था कि ठाकुर जी कोठी में पहुंच के इसके साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे और मार मार के हकीकत हाल जानना चाहेंगे। इस वक्त रजनी कुमार के दिलो दिमाग पर कृष्णा कुमारी और इसकी बेटी सुषमा कुमारी तारी थीं। वो इन दोनों के अंजाम के बारे में सोच सोच कर खोल रहा था। कोठी में बग्गी दाखिल हुई तो सामने मुंशी केदारनाथ खड़ा नजर आया। वो जैसे ठाकुर जी का इंतजार ही कर रहा था। ठाकुर जी गुस्से में बग्गी से उतरे और रजनी कुमार को हुक्म दिया, मेरे पीछे आ। फिर मुंशी को गजबनाक नजरों से देखा और पूछा, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मुंशी ने जवाब दिया, मुझे रघु ने सब कुछ बता दिया और मैंने वो लाश बीच जंगल में फेंकवा दी है। 2-4 दिन में गीदड़ और सयार उसे चट कर जाएंगे। ठाकुर जी ने बेसाख्ता थानेदार को गालियां देना शुरू कर दी और मुंशी से कहा, तू इसी वक्त उस उल्लू के पट्टे के पास जा और कह दे कि वो इस मामले में ना पड़े, वरना किसी दिन पुलिस उसको भी तलाश करती फिरेगी। मुंशी ने आजिज़ी से जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मैं अभी जाता हूँ। इस बार ठाकुर जी रजनी कुमार को कोठी के बालाई हिस्से में बराह रास्त ले गए। ये इनका तखलिए का कमरा था और यहाँ शाज़ो नादिर ही किसी को लाया जाता था। ठाकुर ने अपनी बंदूक फर्श पर डाल दी और एक मुंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ बैठ जा, मैं तुझसे अभी बात करता हूँ। फिर ठाकुर जी कहीं गायब हो गए। पता नहीं किस तरफ से एक मुलाजिम नमूदार हुआ और डरी सहमे लहजे में रजनी कुमार से कहा, आज ठाकुर जी बहुत गुस्से में हैं, ज़रा अपना ज्योतिष से मालूम करो कि आज ठाकुर जी के हाथों कौन कौन मारा जाएगा। रजनी कुमार अजीब सी कैफियत से दो चार था। इसके जिस्म की तवानाई रुखसत होती जा रही थी। वो फटी फटी आंखों से दीवार पर देख रहा था। इस वक्त वो पलके तक झपकाने की कुव्वत से महरूम हो चुका था और इसकी दोनों बाछों से झाग जारी था। मुंडा इसके नीचे से निकल गया और वो चित फर्श पर ढेर हो गया। इसके दोनों हाथ आड़े तिरछे बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। नौकर घबरा गया और इसकी समझ में न आया कि वो क्या करे। इसे ठाकुर जी के गुस्से से डर लगता था। अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि ठाकुर जी वापस आ गए। रजनी कुमार को इस हाल में देखकर बोले, क्या इसने संखिया खा ली? ये इसे क्या हो गया? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, मालिक, ये डरा सहमा बैठा था, फिर ये अचानक गिर गया और इसके मुंह से झाग निकलने लगा। नौकर की नजरें बदस्तूर रजनी कुमार के चेहरे पर थीं और इसे मालूम नहीं क्यों ये महसूस हो रहा था कि रजनी कुमार जिंदा है और सामने दीवार पर कुछ देख रहा है। नौकर ने भी दीवार की तरफ देखा और इसके मुंह से चीख निकल गई, ठाकुर जी, ये दीवार पर क्या हो रहा है? ठाकुर जी ने देखा वहाँ एक मंदिर का अंदरूनी हिस्सा था और देवी के संगासन पर इनकी कृष्णा कुमारी से पैदा सुषमा कुमारी बैठी थी। इसके कदमों में बहुत से लोग फूल चढ़ा रहे थे। इन्हीं में ठाकुर ने खुद को भी हाथ बांधे अदब से खड़ा देखा। ठाकुर जी ने फटी फटी आंखों से बेहाल पड़े हुए रजनी कुमार को देखा और पूछा, ये क्या तमाशा है? लेकिन रजनी कुमार अपने इख्तियार में ही नहीं था जवाब क्या देता, लेकिन इसने ठाकुर जी का सवाल सुन जरूर लिया था। ठाकुर जी फिर दीवार पर देखने लगे। सुषमा कुमारी अपने बाप को नहायत मोहब्बत से देख रही थी। फिर उसका एक हाथ ठाकुर जी की तरफ बढ़ा। हालांकि ठाकुर दूसरे पुजारियों के पीछे खड़े थे, मगर
सुषमा का हाथ इतना तवील हो गया कि ठाकुर जी के सर पर कुछ देर रखा रहा। ठाकुर जी को वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके सर पर किसी ने हाथ रख दिया है। वो हाथ का लम्स खूब अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। ठाकुर जी ने अपने सर पर हाथ रखा तो वहाँ कुछ भी न था। अब वो फिर दीवार की तरफ देखने लगे तो वहाँ कुछ भी नजर न आया। रजनी कुमार के दोनों हाथों को हरकत करते देखकर ठाकुर जी ने पूछा, रजनी कुमार, ये तुझे क्या हो गया था? लेकिन जैसे रजनी कुमार अभी तक पूरी तरह अपने इख्तियार में नहीं आया था, वो उठने की नाकाम कोशिश करता रहा और फिर बमुश्किल उठने में कामयाब हो गया। उसने अपने आसपास मुंडे को देखा, इसे सीधा किया और फिर मबहूत ठाकुर को देखता हुआ मुंडे पर बैठ गया। दामन से मुंह का झाग पहुंचा। ठाकुर ने नहायत हैरत से पूछा, ये तुझे अभी क्या हो गया था? रजनी कुमार ने दोनों हाथों के इशारे से ठाकुर को मना किया कि जरा दम लेने दे, फिर सब कुछ बता देगा। ठाकुर जी ने नौकर से कहा, इसके लिए पानी ला। अपने अंदाज और बातों से ठाकुर जी अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। वो सवालिया निशान बने एक सोफे पर रजनी कुमार के सामने बैठ गए। कुछ देर कमरे में सुकूत तारी रहा। नौकर कुल्हड़ में पानी लेकर आ गया। रजनी कुमार पानी पीने के बाद बिल्कुल अपने होशो आवाज में आ गया और आहिस्ता से ठाकुर से कहा, हाँ ठाकुर जी, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? ठाकुर जी ने दीवार की तरफ देखकर रजनी कुमार को देखा। ये सब क्या था? रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मैं यही हकीकत तो आपको बताने यहाँ आया था। ठाकुर जी ने यह महसूस किया कि इनका नौकर पास ही छुपा हुआ इनकी बातें सुन रहा है। चुपके से उठ के नौकर के पास गए और कहा, यहाँ छुप के क्या सुन रहा है? सामने खड़ा होके सुन। मेरी बेटी सुषमा लक्ष्मी है, अनाज की देवी अन्ना कंवारी। फिर ठाकुर जी दोबारा रजनी कुमार से मुखातिब हुए, कुछ बता तो सही, ये सब क्या था? रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी, अफसोस कि मैंने इस मंजर के साथ जो कुछ सुना वो आपको सुनवा नहीं सका। देवी कह रही थी कि मेरे पिता ठाकुर परशोत्तम दास को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। इसे मालूम हो चुका है कि आपने एक खून कर दिया है और पत्तूलाल जी की कोठी में बड़ी तोड़फोड़ की है। आपने पुजारियों के चेहरे नहीं देखे? वो सब पुलिस वाले थे और इनमें थानेदार भी शामिल था। अब वो लोग आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुषमा देवी ने आपके सर पर अपना हाथ रख दिया है। ठाकुर बिल्कुल पिघल गए। तो मेरी बेटी सुषमा सचमुच एक देवी है? मैं इस देवी को अपने घर लाऊंगा, अपनी कोठी में रखूंगा। रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी, मुझे दरअसल इन दौरों के जरिए हालात मालूम हो जाते हैं। खुशकिस्मती से आप मेरे पास मौजूद थे और आपने भी वो देख लिया जो मैंने देखा। लेकिन अफसोस कि मेरी ये कुव्वत इख्तियारी नहीं है। बस कभी कभी इत्तेफाकिया इस तरह मुझ पर यह कैफियत तारी हो जाती है और मुझे कुछ दिखा और बता दिया जाता है। ठाकुर जी ने कहा, तू तो बड़े काम का आदमी है। मुझे तो तू खुद कोई देवता लगता है। मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी ज्यादती की माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि माफ़ी मांगना इनके वकार के मुनाफी था। ठाकुर जी ने नौकर को हुक्म दिया, देख, वो नीचे मेरी बैठक हाल के बराबर जो खास कमरा है, इसमें रजनी कुमार के रहने का बंदोबस्त कर दे। ये वहीं रहेगा। नौकर भाग कर नीचे गया। वो भी रजनी कुमार से अकीदत रखने लगा। ठाकुर जी कृष्णा कुमारी के लिए बेचैन थे और अब इन्हें ये यकीन हो चला था कि रजनी कुमार की इस कैफियत के जरिए किसी दिन ये मामला भी साफ हो जाएगा कि कृष्णा कुमारी कहाँ चली गई या इसे कौन ले गया और कहाँ ले गया। उन्होंने रजनी कुमार से पूछा, क्या तुझे कृष्णा कुमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सकता? रजनी कुमार ने जवाब दिया, मालूम हो सकता है, लेकिन कब इसका पता नहीं। ठाकुर जी कुछ देर बैठे सोचते रहे और कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पत्तूलाल जी के खिलाफ जो कुछ किया उसे आती है। पत्तूलाल जी का नुकसान पूरा करना चाहिए। रजनी कुमार ने पत्तूलाल जी के मामले में खामोशी ही गनीमत जानी। ठाकुर जी रजनी कुमार को साथ लिए नीचे उतरे और इसको मज़कूरा कमरे तक पहुंचाया। सामने से बदरी आता दिखाई दिया तो ठाकुर ने बुला के हुक्म दिया, इसी वक्त पत्तूलाल जी के पास जा, वहां वकील साहब भी होंगे।
पत्तूलाल जी से कहे कि मैंने जो कुछ किया इस पर शर्मिंदा हूँ। वो दोनों मुझसे मिल लें। मैं पत्तूलाल जी के नुकसान की तलाफी के लिए तैयार हूँ। और कस्बे वालों से कह देना कि वो इस मामले से ताल्लुक रहें और ये समझ लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। मैं इस शख्स का पता लगा रहा हूँ जो पुलिस को लेकर पत्तूलाल जी की कोठी पर पहुंचा था। बद्री चला गया। अब ठाकुर जी ने इलाहाबाद से आए हुए नौकर को तलब किया और इसकी बुरी तरह खबर ले डाली। वो डांट डांट के इससे पूछ रहे थे, तूने ये किस तरह मालूम किया कि कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी के आदमियों ने अगवा किया है और इसे राजनगर पहुंचा दिया है। इलाहाबाद वाले नौकर की जान निकल गई। कहने लगा, मुझे तो पास पड़ोस के लोगों ने यह भी बताया था कि कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी के आदमी राजनगर ले गए। ठाकुर जी ने चीखते हुए कहा, कौन है वो पड़ोसी जिन्होंने कृष्णा कुमारी को अगवा होते देखा था? ठहर जा, मैं तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। नौकर रोता बसोरता ठाकुर के सामने से हट गया। ठाकुर जी ने रजनी कुमार से कहा, कोशिश कर कि तेरी इस पुरस्कार कैफियत के जरिए कृष्णा कुमारी का पता चल जाए। मैं ये मामला पुलिस को नहीं देना चाहता। ठाकुर जी ऊपर वापस चले गए और रजनी कुमार मुतमईन और खुश अपने आरामदा बिस्तर पर दराज हो गया। वो सोच रहा था कि अगर आज ठाकुर जी की मौजूदगी में उस पर यह पुरस्कार कैफियत तारी न होती तो ठाकुर जी इसको मार मार कर कृष्णा कुमारी के बारे में सब कुछ मालूम कर लेते। लेकिन अब ठाकुर जी गोया रजनी कुमार के चेले हो गए थे। अभी वो सोने की कोशिश ही कर रहा था कि कोठी की एक नौकरानी चुपके से रजनी कुमार के कमरे में दाखिल हुई और सरगोशी में पूछा, क्या तू सो गया? तुझे ठुकराइन बुला रही हैं। रजनी कुमार ने माजरत कर ली। औरत, तू देख रही है कि यहाँ कैसी हलचल मची हुई है। ठाकुर जी क़ैज़ो ग़ज़ब के आलम में ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। क्या ठुकराइन मुझे अंदर बुला के कत्ल करवाना चाहती हैं? औरत ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ठाकुर जी कल तक इलाहाबाद चले जाएंगे। ठुकराइन कह रही है कि तू इनके साथ ना जा। रजनी कुमार ने कहा, वाह, यहाँ कोई अपना बस चलेगा कि ठाकुर जी तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहें और मैं जाने से इनकार कर दूं। औरत ने कहा, महाशय, तुमने अभी सिर्फ ठाकुर का गुस्सा देखा है, ठुकराइन का गुस्सा नहीं देखा। वो ठाकुर से भी ज़्यादा खतरनाक और जालिम है। तुझे ठुकराइन से भी बना के रखना पड़ेगी। रजनी कुमार ने आहिस्ता से कहा, अच्छा, अब तू जा, बाद में बात होगी। वो चली गई। रजनी कुमार इस नतीजे पर पहुंचा कि कुदरत ने इसे एक बेहतरीन मौका अता किया है। अगर वो अक्लमंदी और होशियारी से काम ले तो वो मालामाल हो सकता है और अपनी पूजा करवा सकता है। काफ़ी देर बाद मुंशी केदारनाथ इसके कमरे में दाखिल हुआ और कहा, अच्छा, तो ये कमरा दिया गया है तुझे? तू तो बड़ा भागवान निकला। रजनी कुमार की अब कुछ और ही हैसियत थी और इसे मालूम था कि मुंशी कहाँ से आ रहा है। पूछा, तो मुंशी जी थाने हो आए? मुंशी ने जवाब दिया, हाँ, हो आए। थानेदार मिला था। जब मैंने इसे ठाकुर जी के बारे में बताया तो इसकी गिग्गी बंद गई। वो नया नया इस कस्बे में आया है, अभी ठाकुर जी से वाकिफ नहीं है। जब मैंने ठाकुर जी की शान में ज़रा सा कसीदा पढ़ के इसको बताया कि ठाकुर जी बड़े खतरनाक आदमी हैं, तो वह हाथ जोड़ के कहने लगा कि ठाकुर जी से मेरी तरफ से हाथ बांध के कहना कि मैं भी इनकी प्रजा हूँ, मुझ पर भी इनकी नजर करम रहना चाहिए। रजनी कुमार ने कहा, मुंशी जी, पहले ये खबर ठाकुर को पहुंचा दो। अगर इन्हें ये मालूम हो गया कि पहले तुम यहाँ आए थे तो मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुंशी फौरन ठाकुर जी के पास चला गया। तीसरे पहर ठाकुर जी ने रजनी कुमार को बाग में तलब कर लिया, इसी जगह जहाँ ठाकुर जी से रजनी कुमार की पहली मुलाकात हुई थी। वो खुले पलंग पर गाँव तकिए के सहारे बैठे थे और इनके सामने मुंडे पर वकील पराए जमान था। इस वक्त भी सुबह की गड़बड़ वाला मामला ज़ेरे गुफ्तगू था। वकील पत्तूलाल जी की वकालत कर रहा था कि इनका नुकसान पूरा किया जाए और ठाकुर जी बज़िद थे कि वो नुकसान की अदायगी अपनी मर्जी से करेंगे, मगर इस नुकसान में चौकीदार के कत्ल का मामला शामिल नहीं होगा क्योंकि वो इस कत्ल का इकरार ही नहीं कर रहे थे। वकील ने कहा, आखिर वो गरीब किस हिसाब में मारा गया? इसके वारिस रो धो के चुप हो जाएंगे क्योंकि इनके हाथ आपकी गिरेबान तक नहीं पहुंच सकते।
मगर आपको इनकी आस से डरना चाहिए। रजनी कुमार को आते देखा तो ठाकुर ने कहा, अब इस जिक्र को मुलतवी कर दे। तू कहेगा तो मैं चौकीदार के वारिसों को भी दे दूंगा। रजनी कुमार के साथ ये बातें नहीं होनी चाहिए। वकील ने रजनी कुमार को सतमेहरी से देखा और पूछा, मज़े में तो हो? ठाकुर ने खाली मुंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे खींच के बैठ जा। कुछ देर के बाद ठाकुर ने अकड़ के कहा, मैं पत्तूलाल जी का कुछ नुकसान पूरा कर दूंगा, मगर मेरा दिल अब भी साफ नहीं है। आखिर कृष्णा कुमारी गई कहाँ? वकील ने कहा, अब पता चलाना कौन सा दुश्वार काम है, क्योंकि आप ही कहते हैं कि रजनी कुमार किसी पुरस्कार ताकत का मालिक है। वो जब चाहेगा हमें बता देगा कि कृष्णा कुमारी कहाँ है। ठाकुर ने कहा, मैं कल इलाहाबाद जा रहा हूँ। वहाँ जिन पड़ोसियों ने कृष्णा कुमारी को किसी के साथ जाते देखा है वो सब साफ साफ बता देंगे, और मैं इस बदमाश की कुत्ती पकड़ के कहूँगा कि कृष्णा कुमारी कहाँ है। इसे मेरे हवाले कर। दोनों में देर तक इसी किस्म की बातें होती रहीं। इसके बाद ठाकुर जी ने रजनी कुमार से कहा, कल तू मेरे साथ इलाहाबाद चलेगा। मैं सुषमा कुमारी को कोठी में अपने साथ रखना चाहता हूँ। वकील ने कहा, ठाकुर जी, आप कल सुबह तक पत्तूलाल जी का हिसाब कर दें ताकि मैं भी आप ही के साथ इलाहाबाद निकल चलूं। ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा था कि वकील पत्तूलाल जी की ज़रूरत से ज़्यादा वकालत कर रहा है। तेवरियां बदल के पूछा, वकील, कहीं तू मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? वकील ने कहा, नहीं ठाकुर जी, मैं दो दोस्तों को गले मिलवा देना चाहता हूँ। लेकिन ठाकुर का दिल अब भी साफ नहीं था। उन्होंने वकील से नुकसान के इजाले का वादा तो कर लिया, मगर इसकी अदायगी अभी नहीं करना चाहते थे। चौकीदार के वारिसों के लिए कहा, मैं इनको कुछ रकम खुद भिजवा दूंगा। इस दौरान में फक्कू ने ठाकुर को आंधी से पहुंचने वाले नुकसान की तफसील बताना शुरू कर दी। मुंशी केदारनाथ भागा हुआ आया और ठाकुर जी को बताया, थानेदार आपसे मिलना चाहता है। ठाकुर ने झिड़क के पूछा, तूने ये बताया था कि थानेदार अपनी प्रजा में शामिल हो गया है, फिर ये इस वक्त यहाँ क्या लेने आया है? वकील ने जब देखा कि ठाकुर जी वकील के जरिए किसी की भी अदायगी पसंद नहीं करते तो बेमुरवती से कहा, थानेदार अंग्रेज सरकार का मुलाजिम है, इस पर आपकी धौंस नहीं चलेगी। ठाकुर जी एकदम बिफर गए और पलंग से उतरते हुए कहा, वकील, ये कैसी ज़बान इस्तेमाल की तूने? अभी ये फिक्रा पूरा हुआ ही था कि थानेदार घोड़े पर सवार चंद सिपाहियों के साथ ठाकुर के करीब आ गया और पूछा, क्या बात है ठाकुर जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है? ठाकुर जी एकदम संभल गए। वकील ने कहा, ठाकुर जी, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दें। आप दोनों खूब लड़ें, मैं कल सुबह इलाहाबाद चला जाऊंगा। थानेदार ने कहा, नहीं जनाब, अभी आप 2-4 दिन और रहेंगे, फिर चले जाइएगा। वकील ने थानेदार से पूछा, तुम मुझे किस तरह रोक सकते हो? मैं वकील हूँ और मुझे परसों हाई कोर्ट में हाजिरी देना है। थानेदार ने कहा, आपका उज़्र काबिल गौर है, मगर आप सबके मामले में पूरी तरह शामिल पाए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस आपको कस्बे से बाहर नहीं जाने देगी। ठाकुर जी ने थानेदार से पूछा, मेरा मुंशी तुझसे मिला था? थानेदार ने जवाब दिया, हाँ मिला था, और मुझे आपसे डरा रहा था। कहता था कि यहाँ सब ठाकुर की रियाया हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले और थानेदार भी ठाकुर की प्रजा हैं। ठाकुर ने बेरुखी से पूछा, फिर यहाँ इस वक्त किस लिए आए हो? थानेदार ने जवाब दिया, जो लोग चौकीदार के कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं वो फिलहाल राजनगर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर ने हैरत से पूछा, कौन सा चौकीदार? कैसा कत्ल? ये तो कैसी बकवास कर रहा है? कत्ल, कातिल और मकतूल के चश्मदीद गवाह कहाँ हैं? थानेदार ने नहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, इस किस्म के सवालात हम मुझसे नहीं कर सकते। जब और जहाँ इन चश्मदीद गवाहों की ज़रूरत पेश आएगी, इन्हें हाजिर कर दिया जाएगा। ठाकुर जी ने वकील से कहा, यार वकील, तू तो जा, मैं थानेदार से निमटता हूँ। और फक्कू से कहा, जा रमज़ानी से कहते कि वकील को राजनगर पहुँचा दे। वकील ने कहा कि ठीक है, मैं तो चला, लेकिन ये याद रहे कि मेरी आपको बार बार ज़रूरत पेश आएगी। मुझे दरमियान में रखें, सब ठीक हो जाएगा। वकील चला गया और ठाकुर ने थानेदार से कहा, थानेदार, यहाँ कितने ही थानेदार आए और चले गए, कई का तो पता भी नहीं चला।
कि वो जिंदा भी हैं या मर गए, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है। थानेदार ने ठाकुर को नरमी से समझाया, ठाकुर जी, ताकत को अपनी हद में रखें, यह हर जगह काम नहीं आती। आप मुझे धमकी दे रहे हैं और ये नहीं सोचते कि मैं आपको अच्छी तरह जान लेने के बाद भी आपकी कोठी पर अकेला चला आया। शायद आप मुझे भी मरवा दें, लेकिन ये सोच लें कि यह आपका आखिरी कत्ल होगा, क्योंकि मैं अपने रोजनामचे में लिख आया हूँ कि मैं चौकीदार के कत्ल की तफ्तीश में ठाकुर की कोठी पर जा रहा हूँ और इस वक्त इलाहाबाद से कमिश्नर साहब और कोतवाली पुलिस राजनगर पहुंच चुके होंगे। अब आप जो करना चाहें कर लें। ठाकुर जी ने गुस्से में चीखना शुरू कर दिया, तू मुझे कमिश्नर और कोतवाली पुलिस का नाम लेके डरा रहा है? वो दोनों मेरा क्या कर लेंगे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, और अगर तेरे बकौल कोई कत्ल हुआ है तो उसकी लाश कहाँ है? थानेदार ने नरमी से कहा, लोगों ने रघु को लाश बैलगाड़ी पर रख के ले जाते हुए देख लिया था। रघु इस वक्त हवालात में है, उम्मीद है कि वो लाश का पता भी बता देगा। अब ठाकुर जी के चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हुए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तो रघु भी पकड़ा गया? थानेदार ने कहा, हाँ ठाकुर जी, रघु पकड़ा गया। बद्री और मिश्रा जी की तलाश है, वो दोनों भी मिल जाएंगे तो काम पक्का हो जाएगा। ठाकुर ने पूछा, तो इस वक्त मेरे पास क्यों आया है? थानेदार ने जवाब दिया, तफ्तीश करने और आपको ये बताने के लिए कि आप फिलहाल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और ये जवान शायद इसका नाम रजनी कुमार है, यह भी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान में इसी इलाके में रहेगा। ठाकुर ने निहायत नरमी से कहा, ठीक है, अब हम पर 20 रुपये के तनख्वाहदार हुक्म चलाएंगे। मैं कमिश्नर से मिलके पहले तो तेरा हिसाब किताब कराऊंगा, इसके बाद इस मुकदमे से निपटूंगा। थानेदार ने ठाकुर को बताया, देखिए ठाकुर साहब, पत्तूलाल जी भी कोई मामूली आदमी नहीं है, आपने इनके साथ बड़ी ज्यादती की। ठाकुर जी ने एक बार फिर गर्मी दिखाई, क्या बकवास करता है? वो ताजिर, मैं ताल्लुकेदार, मेरा और इसका क्या मुकाबला? थानेदार ने रजनी कुमार से कहा, तू मेरे साथ चल, क्योंकि तुझे जो कुछ मालूम है वो ठाकुर जी भी नहीं जानते। ठाकुर जी ने रजनी कुमार को हुक्म दिया, तू कोठी में जा, जब ये थानेदार तेरा वारंट लेकर आए तो तुझको इनसे मिलवा दिया जाएगा, फिलहाल तो मेरी पनाह में है। उन्होंने रजनी कुमार को वहां से हटा दिया। थानेदार ने बेबसी से कहा, ठाकुर जी, आप सरकारी काम में मुदाखलत करके और रुकावटें डाल के दूसरा बड़ा जुर्म कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, बस अब तू जा, तुझे जो कुछ कहना या करना था कह और कर चुका। थानेदार ने रजनी कुमार को सामने से हटते देखा तो कहा, ठाकुर जी, क्या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं? माना कि आपके मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर इस वक्त मैं ब्रिटिश सरकार का एक नुमाइंदा हूँ, इसलिए मेरी भी एक हैसियत है। आपसे इतना करें और इस नौजवान को हमारे हवाले कर दें। ठाकुर ने गुस्से में थानेदार को झिड़क दिया, मैं कहता हूँ कि तू यहाँ से दफा हो जा। इस वक्त तू जहाँ खड़ा है, यहाँ की सरकार मैं हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। थानेदार ने पलट के देखा तो वहाँ इसके साथ आए हुए सिपाहियों में से कोई भी मौजूद न था। वो सब ठाकुर जी के डर के मारे वापस चले गए थे। थानेदार भी डर गया। इसने घबराए हुए अंदाज में ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी सब कुछ समझ चुके थे। कहने लगे, क्या तूने नहीं सुना कि यहाँ की सरकार मैं खुद हूँ? तू तो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ तक आ भी गया, मगर दूसरे पुलिस वाले मुझसे, मेरी हैसियत से और इस जगह की कदर कीमत से खूब वाकिफ हैं। वो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ तक आने की जुर्रत नहीं कर सकते। थानेदार चला गया और ठाकुर जी ने अपने आदमियों को डांटना शुरू कर दिया, नमक हरामो, खाते हो और रेंटते हो, काम जरा बराबर नहीं करते। मैं पूछता हूँ कि ये थानेदार मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ तक किस तरह आ गया? रघु पकड़ा गया और तुम में से किसी को खबर तक न हुई? फक्कू ने ठाकुर जी को बुजुर्गाना शान से समझाया, ठाकुर जी, गुस्सा थूक दो। कौन कहता है कि रघु पकड़ा गया? रघु अंदर कोठी में मौजूद है। अब तुम थानेदार पर मुकदमा बना दो कि रघु को पकड़ा था, इसे दिखाओ। ठाकुर जी एकदम सन्नाटे में आ गए। हैरत से पूछा, रघु अंदर कोठी में मौजूद है? थानेदार तो कहता था कि वो हवालात में बंद है।
फक्कू खामोश रहा और ठाकुर जी तेज तेज कदम उठाते हुए कोठी की तरफ चल पड़े। पक्खू कांधे पर अंगोछा डाले बनियान पहने इनके पीछे पीछे चल रहा था। ठाकुर जी की गुर्बत और पुरानी मुलाजमत और दिन रात की हाजिरी ने इसे बेतकल्लुफ कर दिया था। ठाकुर जी भी इसका कुछ लिहाज करते थे। कोठी में दाखिल होते ही ठाकुर जी ने मुड़ के फक्कू को देखा। कहाँ है रघु? फक्कू ने जवाब दिया, जरा दम तो लो, ज़्यादा चीखो और चिल्लाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मामला नरमी और होशियारी से सुलझता है। ठाकुर जी रजनी कुमार के कमरे में गए तो वहाँ 2 पुलिस वाले रघु और रजनी कुमार के साथ बैठे हुए थे। रघु का चेहरा सूजा हुआ था। हवालात में इसकी काफ़ी पिटाई हुई थी। दोनों पुलिस वालों ने ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए। एक ने कहा, ठाकुर जी आपकी अमानत आप तक पहुंच गई, हमारा काम खत्म हुआ, अब आप जाने और थानेदार जाने। ठाकुर ने फक्कू को हुक्म दिया, जा फाटक में बड़ा सा ताला डाल दे और चौकीदार से कह दे कि कोई भी आए मेरी इजाज़त के बगैर ताला नहीं खुलेगा। फक्कू चला गया और ठाकुर जी ने रघु से पूछा, तुझे किसने मारा? रघु ने थानेदार का नाम लिया। मुसल्ला है, हिंदुओं से जलता है, कहता था कि ठाकुर का इलाका बिकवा दूंगा, इसने मुझे बहुत मारा। एक सिपाही ने कहा, थाने में मार तो लगती ही है, मगर तू बहुत डरपोक निकला कि 2 थप्पड़ों ही में सब कुछ उगल दिया। वो तो हमने ठाकुर जी का नमक खाया था कि तुझे हवाला से निकाल के यहाँ पहुँचा दिया। दूसरे सिपाही ने कहा, ठाकुर जी अब आप थानेदार से अपना आदमी मांगे। कमिश्नर साहब और कोतवाल थाने में मौजूद हैं, इनसे कहें कि थानेदार ने रघु को पता नहीं कहाँ छुपा दिया है, इसे पेश किया जाए। ठाकुर जी इस वक्त बहुत खुश थे। पूछा, तुम दोनों पर इल्ज़ाम नहीं आएगा? दोनों ने कहा, हमने कल से छुट्टी ले रखी है, अपने घर अटोंजा जा रहे हैं, लेकिन जब हमें ये मालूम हुआ कि आपका कोई आदमी पकड़ा गया है और इसने थानेदार के तशद्दुद से ये इकरार कर लिया है कि ठाकुर जी ने इसके सामने पत्तू लाल जी के चौकीदार को गोली मार के हलाक किया था, तो ठाकुर जी ने आओ देखा ना ताओ तड़ातड़ रघु के सूजे हुए गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। मुझको फांसी पर चढ़वाएगा, नमक हराम कहीं का। दोनों पुलिस वाले खड़े हो गए। ठाकुर जी हमें तो इजाज़त दें, क्योंकि हम दोनों थानेदार के इल्म में छुट्टी पर हैं और अपने घर अटोंजा जा चुके हैं। ठाकुर ने दोनों सिपाहियों को 200 रुपये दिए और कहा, ज़रूरत हो तो और ले जाना। दोनों सिपाही एक बार फिर ठाकुर जी के कदमों में झुक गए और कहा, हमारे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, हम आपकी प्रजा हैं। ठाकुर जी ने फक्कू को हुक्म दिया, जा काशी से कहे कि इन दोनों को जंगल के रास्ते अटोंजा छोड़ आए। दोनों सिपाही फक्कू के साथ चले गए। रघु बेहद सहमा हुआ था। दोनों सिपाहियों के जाते ही रघु ने ठाकुर के पांव पकड़ लिए। ठाकुर जी ये दोनों झूठे थे। थानेदार मार मार के मुझसे ये कहलवाना चाहता था कि रघु कह दे कि ठाकुर ने मेरे सामने पत्तू लाल जी के चौकीदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया है, लेकिन मैं पिटता रहा और मैंने कोई बयान नहीं दिया। ये दोनों झूठे हैं। ठाकुर जी ने तो झापड़ और रसीद की है, तो तू इन दोनों के सामने क्यों चुप रहा? रघु ने आजिज़ी से कहा, ठाकुर जी वो दोनों तो पैसे बनाने के लिए झूठ बोल रहे थे, वरना मुझे तो दूसरे पुलिस वालों ने आज़ादी दिलवाई थी। ठाकुर जी ने चौकीदार को आवाज़ दी और कहा, रघु को इसकी कोठरी में बंद कर दे और बाहर से किसी को अंदर मत आने दे। इसके बाद ठाकुर जी ऊपर अपनी ख्वाबगाह में चले गए और कुछ देर बाद रजनी कुमार को भी अपने पास बुला लिया। अब ठाकुर जी बिल्कुल मुतमईन थे। रजनी कुमार मूंढे पर बैठ गया तो ठाकुर जी ने कहा, तू अजीब जंगली आदमी है, मैं तो खड़ा हूँ और तू बैठ गया। रजनी कुमार घबरा के खड़ा हो गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। फिर ठाकुर जी भी बैठ गए और रजनी कुमार से कहा, अब तू भी बैठ जा। रजनी कुमार ज़रा सहमा सा बैठ गया, लेकिन इस वक्त वो ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। कुछ देर बाद ठाकुर जी ने कहा, तेरा इल्म भी अजीब है कि तेरे इख्तियार में ही नहीं। मैं पता नहीं क्या कुछ जानना चाहता हूँ, मगर तू दौरा पड़ने का इंतज़ार करेगा।
कुछ जतन कर कि ये तेरे इख्तियार में आ जाए। रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने इख्तियार में आ जाए, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। ठाकुर जी ने बरहमी से कहा, मैं वक्त वगैरह का कायल नहीं, सुबह तक मुझे मालूम होना चाहिए कि थानेदार का क्या बनेगा। ठुकराइन अलग तंग कर रही है, वो कृष्णा कुमारी के खून की प्यासी है और मैं सुषमा को कोठी में अपने पास रखना चाहता हूँ। बड़ा बखेड़ा है, पत्तो लाल जी ताजिर है, पीछे से हमला करेगा। वकील अपने चक्कर में है और वो भी पैसे बनाना चाहता है। एक तू है कि वक्त पर कुछ नहीं बता सकता। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सुबह तक मालूम होना चाहिए कि मैं इन तमाम बखेड़ों से किस तरह निजात पाऊंगा। रजनी कुमार ने आज जैसी से अर्ज किया, ठाकुर जी, मैं बिल्कुल बेख्तियार हूँ। आपकी विपदा चाहती है कि आपको सब कुछ फौरन मालूम हो जाए, मगर मैं बिल्कुल बेख्तियार हूँ। ठाकुर ने कहा, तब फिर मैं तुझे भी किसी कोठरी में बंद कर दूंगा और उस वक्त निकालूंगा जब तू मुझे आने वाले दिनों के बारे में ये बताएगा कि मैं इन तमाम बखेड़ों से निकलूंगा या नहीं। रजनी कुमार ने बेबसी से कहा, आप जो चाहें करें, मगर आपको ये मालूम हो चुका है कि मैं झूठा नहीं हूँ। कुछ देर बाद ठाकुर जी ने इसे इजाज़त दे दी, जा अपने कमरे में आराम कर और कोशिश कर कि मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ वो मालूम हो जाए। रजनी कुमार अपने कमरे में जाके पढ़ रहा और पूरी रात परेशानी में सो नहीं सका। सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और उसने ख्वाब में भी यही देखा कि ठाकुर जी इसे डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि बता, कृष्णा कुमारी कहाँ हैं और ये अंग्रेज कमिश्नर अपना साथ देगा या परेशान करेगा। आंख उस वक्त खुली जब रजनी कुमार को बेदार किया गया। इसके सिराने वही मुलाजमा खड़ी जगा रही थी जो ठुकराइन की तरफ से 2 बार आ चुकी थी। इसने कहा, बड़ा अच्छा मौका है, इसी वक्त ठुकराइन से मिल ले। रजनी कुमार ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, ठुकराइन से कहे कि वो मुझे गोली मार दें। ठाकुर जी यूं ही मुझसे बहुत नाराज हैं। तुझे ठाकुर जी से डर नहीं लगता? मुलाजमा ने हंसते हुए कहा, ठाकुर जी तो राजनगर गए हैं, कहीं दोपहर तक आएंगे, मौका गनीमत है, इसी वक्त ठुकराइन से मिल ले। रजनी कुमार ने चौकीदार की तरफ देखा, और वो जो खड़ा हमें देख रहा है, क्या वो ठाकुर से हमारी शिकायत नहीं करेगा? मुलाजमा ने रजनी कुमार का हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, ये शिकायत करेगा तो मारा जाएगा। तू क्यों डरता है? अपनी ठुकराइन भी शेरनी है, शेरनी। रजनी कुमार बदर जाए मजबूरी मुलाजमा के साथ चल दिया। इसे अंदर जिस कमरे में बिठाया गया वो बिल्कुल ठाकुर जी की ख्वाबगाह के नीचे था और यहाँ से जीना ऊपर ख्वाबगाह की तरफ जाता था। ठुकराइन तख्त पर बैठी लड़कियों से हाथ पांव तपा रही थी। तख्त के सामने कोई मुंडा या कुर्सी भी नहीं थी, 2 पीढ़ियाँ पड़ी थीं। ठुकराइन ने कुछ देर तो रजनी कुमार को गौर से देखा, इसके बाद एक पीढ़ी की तरफ इशारा किया, इस पर बैठ जा। रजनी कुमार गोया अब ठुकराइन के कदमों में बैठा हुआ था, क्योंकि ठुकराइन दोनों पांव लटकाए बैठी थी। ठुकराइन ने पूछा, ये तू ठाकुर जी को क्यों वरगलाता रहता है? रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठुकराइन, मैं तो यहाँ आके फंस गया, मैं ठाकुर जी को क्या वरगलाऊंगा? ठुकराइन ने कहा, तेरा ठाकुर कृष्णा कुमारी विधवा को राजनगर लाना चाहता है और इसकी बेटी सुषमा को देवी बना के कोठी में रखना चाहता है, क्योंकि तूने इसे अनाज की देवी अन्ना कुंवारी साबित कर दिया है। मैंने तुझे इसीलिए बुलवाया है कि तू मेरे लिए भी कुछ कर और इन दोनों बस साथ माँ बेटी को यहाँ ना आने दे। रजनी कुमार ने कहा, ठुकराइन जी, आप यकीन करें कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं। ठुकराइन ने दोनों लड़कियों को धक्का देकर अलग कर दिया और गुस्से में खड़ी हो गई। क्या बकता है? ठाकुर जी कहते थे कि तूने जंतर मंतर करके सुषमा को मंदिर के सिंहासन पर बिठा दिया और इसके सामने बहुत से पुजारी खड़े कर दिए। क्या तू जादूगर है? ठुकराइन कुछ इस तरह रजनी कुमार के सर पे आके खड़ी हो गई जैसे वो बस इसकी पिटाई करने वाली हों। रजनी कुमार पीढ़ी छोड़ के पीछे हटा और कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ और ना मुझे जंतर मंतर आता है।
ठुकराइन ने कहा, फिर वो क्या था तो ठाकुर ने देखा और जिसके वो गुन गाते फिर रहे हैं? पीढ़ी पर बैठकर बात कर। रजनी कुमार ने जवाब दिया, जब तक आप नहीं बैठेंगी मैं भी खड़ा रहूंगा। ठुकराइन ने नर्म पड़ते हुए आहिस्ता से कहा, आदमी भला लगता है, और अपनी जगह दोबारा बैठते हुए कहा, ले अब तू भी बैठ जा। रजनी कुमार बैठ गया और खुशामदाना लहजे में कहा, ठुकराइन मुझे जाने दें, अगर ठाकुर जी आ गए तो मुझे जिंदा दफन करवा देंगे। ठुकराइन ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, बस तू अब जंतर मंतर करके मुझे भी कुछ दिखा। रजनी कुमार ने बेबसी से कहा, मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं तो बिल्कुल बेख्तियार आदमी हूँ। ठुकराइन ने अपना तारुफ करवाया, तू मुझे नहीं जानता, मैं रामगढ़ के ठाकुर की बेटी हूँ, मेरी पुश्त बहुत मजबूत है, मेरे बाप और भाइयों से ठाकुर जी भी डरते हैं। फिर तेरी क्या हैसियत? सीधी तरह कुछ बता दे और दिखा दे, वरना तेरे वजूद का भी पता नहीं चलेगा। रजनी कुमार ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैं आपको क्या दिखाऊं? मैंने कह तो दिया कि ये चीज़ अपनी इख्तियारी नहीं है, बस कभी कभी अचानक एक कैफियत तारी हो जाती है और कुछ दिखाई दे जाता है, मैं मजबूर हूँ। ठुकराइन ने मुलाजिमा की तरफ देखा। ये क्या बकता है? मुलाजिमा ने कहा, ठाकुर जी भी यही कहते थे कि ये इनके सोने के कमरे में बेहोश होकर गिर गया और इसके मुंह से झाग। अचानक एक नौकरानी भागते हुए अंदर आई, वो चीख रही थी, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। ठुकराइन ने रजनी कुमार को हुक्म दिया, अपने कमरे में जा, मैं फिर बुलवाऊंगी तुझे। इसी मुलाजमा ने जो इसे लेकर आई थी रजनी कुमार को उसके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस चली गई। 10 मिनट गुजर गए मगर ठाकुर जी नहीं आए। कहीं बाद में पता चला कि ठुकराइन का निज़ाम पक्का था। कोठी की ऊंची छत से ही देख के ठाकुर की आमद की खबर दे दी गई थी। देर बाद ठाकुर जी खुश खुश रजनी कुमार के कमरे में दाखिल हुए और कहा, अब मुझे जल्दी नहीं है, मैंने भी थानेदार को वो रगड़ा दिया है कि याद करेगा कि किसे पाला पड़ा था। मैंने अंग्रेज कमिश्नर से कह दिया है कि थानेदार ने मेरा आदमी गायब कर दिया है, इसे पेश किया जाए, क्योंकि मुझे शुबा है कि इससे झूठ कहलवाने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और अब पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। मेरा आदमी जिंदा या मुर्दा मुझे मिलना चाहिए। रजनी कुमार पर ठुकराइन का खौफ तारी था, वो खामोश रहा। ठाकुर ने कहा, आज से पहर कमिश्नर साहब, कोतवाल साहब हमारे मेहमान होंगे, शायद थानेदार भी इनके साथ आए। मैंने पत्तूलाल जी और वकील से भी कह दिया है कि वो भी आ जाएं। मैं पत्तूलाल जी की कोठी की तोड़फोड़ का मामला भी उठाऊंगा और इन दोनों से ये कहलवा दूंगा कि इनकी कोठी पर ना तो मैंने हमला किया और ना तोड़फोड़ करवाई। वो तो बस्ती के कुछ बदमाश थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे कि मैं पत्तूलाल जी से मुलाकात करने पहुंच गया और फिर मेरे आदमी ने पत्तूलाल जी को बदमाशों से निजात दिलाई। ठाकुर जी ने जाते जाते कहा, थानेदार तुझसे बयान लेना चाहता है। तू सिर्फ ये कहेगा कि मैं ऊपर सोया हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं कि नीचे क्या हुआ, बाकी मैं संभाल लूँगा। ठाकुर जी चले गए और रजनी कुमार नामालूम और अनदेखे अंदेशों में घिर गया कि वो ठुकराइन के पास गया था। कहीं ये खबर ठाकुर जी को हो गई तो वो इसका जो हशर करेंगे भगवान ही जाने। अंग्रेज कमिश्नर, कोतवाल, थानेदार और दूसरे बहुत से सिपाहियों के सामने अगर कोई पकड़ हो गई और उल्टे सीधे सवालों के जवाब में कोई ऐसी वैसी बात जबान से निकल गई तो पता नहीं इसका क्या हशर हो। अभी तक इसे किसी से कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा था। कृष्णा कुमारी से फ़ायदे की उम्मीद थी, वो पत्तूलाल जी के चुंगल में चली गई थी। ठाकुर और ठुकराइन से फिलहाल कुछ मिलने की उम्मीद न थी और जान खामखा खतरे में पड़ गई थी। यही तमाम बातें रजनी कुमार को हलकान कर रही थीं। शाम के 4 बजे कोठी में भागदौड़ शुरू हो गई। कोठी के हाल में कुर्सियां बिछा दी गईं। एक बड़ी मेज अंदर से लाई गई, इस पर एक खूबसूरत कड़ा हुआ कपड़ा बिछाया गया और 3 गुलतान रख दिए गए। तमाम कुर्सियां बहुत कीमती और मुनक्किश थीं। चौकीदार को हुक्म दिया गया कि वो
कमिश्नर को आता देखकर फौरन फाटक खोल दे। साइसों की कतार खड़ी कर दी गई कि जैसे ही साहब लोग आए इनसे घोड़ा लेकर दरख्तों से बांध दिए जाएं। ठाकुर जी ने चाय पानी के लिए मुतय्यन खिदमतगारों को साफ कपड़े पहनवाए। मुंशी केदारनाथ को हुक्म दिया कि वो भी हाल के कमरे के बाहर मौजूद रहे। तकरीबन 4:45 बजे ये काफिला कोठी में दाखिल हो गया। इनमें पत्तूलाल जी और वकील भी शामिल थे। ठाकुर ने इन सबका तन्हा इस्तकबाल किया। थानेदार का मुंह लटका हुआ था, बाकी सब खुश नजर आ रहे थे। अंग्रेज कमिश्नर ने हाल में दाखिल होते ही पूछा, ठाकुर, वो तुम्हारा जादूगर जवान किधर है? ठाकुर ने जवाब दिया, आप तशरीफ तो रखें, वो भी आ जाएगा। कमिश्नर का खानदान साल से हिंदुस्तान में मुकीम था, इसलिए वो उर्दू, हिंदी और उर्दू भी बोल भी लेता था और समझ भी लेता था। वकील ने बेसाख्ता कहा, साहब, वो कमाल का आदमी है, पता नहीं इसमें किसकी रूह हिलूल कर जाती है और वो आने वाले वाक़ियात को पहले ही देख लेता है और दिखा भी देता है। पत्तूलाल जी ने भी तायद की, जनाब, इसने पेशगोई कर दी थी कि इस इलाके में 2 साल बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। चुनांचे इस साल अभी तक बारिश हुई नहीं और सूखे के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। कमिश्नर ने कहा, इस वक्त वो कहाँ है? इसे बुलाएं तो सही। कोतवाल ने कहा, हिंदुस्तान में नज़रबंदी आम है, वो भी नज़रबंदी से काम लेता होगा। ठाकुर ने बुरा माना और कहा, जनाब, वो नज़रबंदी नहीं है, वो कोई और ही शय है। अफसोस के मज़कूरा कुव्वत रजनी कुमार की इख्तियारी नहीं है। बातें करते करते ठाकुर जी की नज़र थानेदार पर पड़ी, जो इन सब से अलग थलग उदास बैठा था। ठाकुर जी ने थानेदार से पूछा, क्यों थानेदार जी, अपने रघु का कुछ पता चला? थानेदार ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मालूम करूँ कि उसको किसने हवाला से फरार करवाया है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठाकुर जी ने कमिश्नर से शिकायत की, कमिश्नर साहब, हमारा आदमी थानेदार से दिलवाएं, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि थानेदार ने इस पर बड़ा तशद्दुद किया है और इस वक्त इसकी हालत नागुफ्तनी होगी। आप लोग अचानक आ गए तो थानेदार ने इसे कहीं गायब कर दिया। थानेदार ने कहा, ठाकुर जी, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो मैं इसकी ज़बान से ऐसी बातें सुनवा दूंगा कि अपने कमिश्नर साहब और कोतवाल बहादुर दंग रह जाएं। ठाकुर जी एकदम गर्म हो गए। थानेदार, अपनी औकात में रहे, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और मेरा ख़ानदान हुकूमत बरतानिया का वफादार समझा जाता है। शराफत से रघु को मेरे हवाले कर दे। थानेदार भी बड़ा दिलेर था, जवाब दिया, अब मैं क्या कहूँ? इलाके के लोग ठाकुर जी और पत्तूलाल जी से डरते हैं। इनमें कई हालात और वाक़ियात के चश्मदीद गवाह हैं, मगर इनके सामने डर के मारे गवाही नहीं दे सकते। साहब, मुझे 2 आदमियों ने तो यहाँ तक बता दिया कि इस सारे फसाद की जड़ कृष्णा कुमारी इस रात पत्तूलाल जी की कोठी में थी, मगर सुबह होने से पहले इसको पत्तूलाल जी ने ही अपनी कार में बिठा के कहीं और भेज दिया। इन दोनों आदमियों ने कृष्णा कुमारी को कार में जाते देख लिया था, मगर मुश्किल यह है कि वो हमारे डर के गवाही नहीं देंगे। थानेदार के इस सनसनीखेज इंकिशाफ ने पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर दिया। पत्तूलाल जी का तो बहुत बुरा हाल था। चीख के थानेदार को डांट दिया, थानेदार, झूठ मत बोल, अब तो मुझे भी मुलविस कर रहा है। वकील बिल्कुल पुरसुकून था। इस वक्त वो ना तो ठाकुर जी की तरफ देख रहा था और न पत्तूलाल जी से आंखें मिला रहा था। इसकी नज़रें कोठी के सहन में खड़े हुए घोड़ों पर थीं। ठाकुर जी ने बेख्तियार अपनी जगह से उठे और थानेदार के करीब जाके नरमी से कहा, क्या तू सच बोल रहा है? थानेदार ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मुझे झूठ से नफरत है। ठाकुर जी ने पूछा, वो दोनों आदमी कौन हैं? मुझे इनके नाम बता, इनसे सच में उगलवा लूँगा। थानेदार ने जवाब दिया, वो दोनों रूपोश हो गए, आप मुझे मौका दें, मैं वादा करता हूँ कि दोनों को कहीं ना कहीं से बरामद कर लूँगा।
ठाकुर ने कहा, तो इन दोनों को बरामद कर और मेरा आदमी भी मुझे मिलना चाहिए। फिर पत्तूलाल जी की तरफ देखते हुए कहा, इसका तो ये मतलब हुआ कि मेरे इलाहाबाद वाले आदमी ने मुझे सही खबर दी थी और पत्तूलाल झूठा है। पत्तूलाल जी गुस्से में खड़े हो गए और कमिश्नर से कहा, जनाब, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलवाया गया है। मैं थानेदार पर मुकदमा कर दूंगा। इसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया है इसे साबित करें, वरना इजालाए हैसियत उर्फी में इसकी नौकरी भी चली जाएगी और सज़ा भी होगी। आखिर ये खुद को समझता क्या है? कोतवाल ने थानेदार का साथ दिया। जनाब पत्तूलाल जी, आप पर इल्ज़ाम हमारे थानेदार ने नहीं लगाया। यह गरीब तो बस ठीक है, 2 आदमियों के हवाले से ये बात कह रहा है। यह भी हकीकत है कि आम लोग जानते पूछते और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी किसी साहिब हैसियत के खिलाफ गवाही नहीं देते। हमारा थानेदार इन दोनों आदमियों को तलाश करेगा। अगर वो ना भी मिले तो पत्तूलाल जी का ड्राइवर तो होगा। इसे पकड़ के बंद करें, फिर देखेंगे कैसे नहीं बताता है। कोतवाल की बातों ने पत्तूलाल जी का नशा ही हैरान कर दिया। वो वाकई बौखला गए। कहने लगे, अपना ड्राइवर 3 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है, वो क्या गवाही देगा? ठाकुर जी ने वकील की तरफ देखा। यार वकील, तूने हमसे हजारों रुपए कमाए। जिस रात की ये बात है, तू भी तो पत्तूलाल जी की कोठी में मौजूद था। वकील ने कहा, मैं भी मौजूद था और रजनी कुमार भी था। पत्तूलाल जी वकील पर गर्म हो गए। तू हमारा भी तो वकील है, क्यों शक को शुबे की बातें कर रहा है? कमिश्नर ने इन सबको समझाया, तुम सब शरीफ लोग हो, आपस में मत लड़ो झगड़ो। लेकिन अब ठाकुर जी की बेकरारी सब पर जाहिर थी। इस वक्त कोठी में कमिश्नर और कोतवाल ना होते तो ठाकुर जी एक हंगामा खड़ा कर देते, मगर वो बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम ले रहे थे। कमिश्नर ने दूसरी बातें शुरू कर दी। वो हिंदुस्तानी सियासत पर बातें करने लगा। वो कह रहा था कि हिंदुस्तानियों को पहले अपने मुल्क से जहालत दूर करनी चाहिए, इसके बाद आज़ादी की बात करें। वो पूछ रहा था कि जाहिल हिंदुस्तानियों को अगर आज़ादी दे दी जाए तो ये आपस में खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे और 2 दिन भी चैन से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की और कहा कि दोनों को अपने दिलों से एक दूसरे के खिलाफ नफरत को निकाल देना चाहिए। जब तक ये दोनों मुत्तहिद नहीं होंगे, वो हिंदुस्तान को किस तरह आज़ादी देंगे? अंग्रेज़ों को डर है कि अगर वो इन हालात में हिंदुस्तान को छोड़ जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान आपस में कट मरेंगे। वकील ने कहा, लेकिन मुसलमानों के जिना तो ये कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की इस ना इत्तेफाकी ने ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में रोक रखा है। जिस दिन दोनों तकसीम पर इत्तेफाक कर लेंगे, अंग्रेज़ को इस मुल्क से निकल जाना पड़ेगा। ठाकुर को इन खुश्क बातों में कोई मज़ा न आया। कमिश्नर को खुश करने के लिए कहा, भगवान जाने हमारे लीडरों को गंद फैलाने में क्या मज़ा आता है। अंग्रेज़ बहादुर अदलो इंसाफ से हुकूमत कर रहा है और हमें इसने हर किस्म की आज़ादी दे रखी है। फिर पता नहीं हमारे नेता किस आज़ादी की बात करते हैं। कमिश्नर ने मौजू ही बदल दिया। ठाकुर जी, वो आपका जादूगर कहाँ है? इसे तो बुलाएं। लेकिन ठाकुर जी ने नाश्ते का सामान रखवाना शुरू कर दिया और कहा, पहले आप कुछ खा पी लें, इसके बाद जादूगर से भी मिलवा देंगे। नाश्ते का दौर चला तो वकील ने खूब बढ़ चढ़ कर खाया पिया। थानेदार गरीब एक प्लेट में कुछ सामान लेके दूर चला गया और किसी अछूत की तरह खाता रहा। पत्तूलाल जी ने जल्दी जल्दी खाया पिया और जाने की इजाज़त चाही। कमिश्नर ने आहिस्ता से कोतवाल से कहा, इसे रोको। और कोतवाल ने पत्तूलाल जी को निहायत मोहब्बत से रोक लिया। जनाब, ये क्या बात हुई कि हम सब आए तो एक साथ हैं और जाएं अलग अलग? ज़रा ठहरें, सब साथ चलेंगे। पत्तूलाल जी ने इसरार किया। जनाब, मेरे घर में शहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं, जहाँ से मैं सीधा स्टेशन जाऊँगा। कोतवाल ने कहा, जनाब, आप तो घोड़े पर आए हैं और आप के बकौल आपका ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ है, फिर गाड़ी कौन चलाएगा? और स्टेशन से अपने मेहमानों को आप किस तरह लाएंगे?
पत्तूलाल जी ने कहा, मैं खुद भी गाड़ी चला लेता हूँ, ड्राइवर हो या न हो, मेरा काम नहीं रुकता। कमिश्नर ने पत्तूलाल जी को रोका। पत्तूलाल, हम सब साथ चलेंगे। लेकिन वकील ने कहा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इलाहाबाद वापस जाना है, वहाँ कई मुकदमों की पेशियां निपटाना है। आज रात ठाकुर जी से भी मुकदमों के बारे में बातचीत करनी है। कोतवाल ने कहा, ठीक है वकील साहब, आप यहीं रुक जाएं और कल इलाहाबाद चले जाएं, मगर ये याद रखें कि आपको ठाकुर जी और पत्तूलाल जी के झगड़े में हमारी कुछ मदद करना होगी। वकील ने बेपरवाही से कहा, अपने घर का मामला है, ठाकुर जी भी अपने आदमी हैं और पत्तूलाल जी भी अपने दोस्त हैं। ये औरत की जाति बुरी होती है, तो दोस्तों को लड़वा दिया। पत्तूलाल जी को वकील के रुकने की वजह से एक नई परेशानी लाहक हो गई। कमिश्नर, कोतवाल, थानेदार और ठाकुर जी ये सब कोठी के सहन में चले गए, लेकिन पत्तूलाल जी वकील के शाने पर हाथ रख के हाल में ही रुक गए और कहा, यार वकील, बात बिगड़ रही है, जरा संभाल लेना, रुपए पैसे की फिक्र न करना, मैं तुमको खुश कर दूंगा। वकील ने कहा, पत्तूलाल जी, बात बहुत बढ़ गई है, हो सके तो ड्राइवर को हटा देना, मैं कल चला जाऊंगा, मेरे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त कर देना। ठाकुर जी ने सहन से आवाज दी, पत्तूलाल जी, कहाँ रह गए, ये लोग जा रहे हैं। पत्तूलाल जी ने बाहर निकलते हुए कहा, तुम कल जाने से पहले मिल लेना। ये सब सहन में जमा थे कि रजनी कुमार के कमरे की तरफ से मुंशी केदारनाथ भागता हुआ ठाकुर के पास पहुंचा और कहा, ठाकुर जी, गजब हो गया, शायद रजनी कुमार ने संख्या खा ली, वो मर रहा है, इसकी बाछों से सफेद सफेद खीर की तरह झाग बह रहा है। ठाकुर जी खुशी से चिल्लाए, आप लोग मेरे साथ आएं और जादूगर का कमाल देखें। वो सब ठाकुर के साथ रजनी कुमार के कमरे में पहुंचे। कमरे में लाइट जल रही थी और रजनी कुमार खाट के बजाय जमीन पर लेटा हुआ था। इसकी दोनों आंखें खुली हुई बेहिस्सो हरकत थीं और दोनों बाछें झाग से गीली हो रही थीं। दोनों हाथ फैले हुए थे, एक टांग सीधी थी, दूसरी सुकड़ गई थी। सब रजनी कुमार की तरफ मुतवज्जा हो गए। ठाकुर जी ने कमिश्नर से कहा, कमिश्नर साहब, सामने दीवार पर देखें। कमिश्नर साहब के साथ सभी दीवार की तरफ देखने लगे। वहां बिल्कुल राजनगर के थाने की तरह एक इमारत नजर आ रही थी। इमारत के पीछे घास पर कोई शख्स पड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव टूटे हुए थे और इसे किसी कदर फासले पर थानेदार, कमिश्नर और कोतवाल नजर आए। कोतवाल ने थानेदार को देखते ही बंधवा दिया। थानेदार के होंठ हरकत में थे, गोया वो फरियाद कर रहा था, मगर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक थानेदार की आवाज गूंजी, ये तो रघु है। और कोतवाल ने जवाब दिया, और ये दूसरा शख्स तो खुद है। आखिर ये मामला क्या है? कमिश्नर ने भी खुद को थाने के अकब में खड़ा हुआ देखा। कमिश्नर के होंठ भी हिल रहे थे, ऐसा लगता था जैसे वो थानेदार को डांट रहा है। फिर अचानक थाने की इमारत गायब हो गई। इस मंजर में जो कुछ भी था वो सब साए की तरह मातूम हो गया। अब दीवार पर जो मनाजिर थे वो ज्यादा दिलचस्प थे। वकील ठाकुर से बातें कर रहा था और ठाकुर जी मुश्तइल नजर आ रहे थे। ठाकुर ने वकील को बहुत से रुपए दिए। इन नोटों को वकील ने अपनी कोट की जेबों में भर लिया और फिर ठाकुर जी ने अपनी कोठी से जीप निकाली और इस जीप में 6 लठेत अपने साथ बिठाए, 2 बंदूकें और कुछ कारतूस भी जेब में रखे और खुद ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ के ड्राइवर को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया ये सुनाई नहीं दिया। जीप भाग रही थी और साफ पता चल रहा था कि ये जीप किसी का पीछा कर रही है। फिर अचानक पत्तूलाल जी की कोठी नमूदार हुई। ठाकुर जी की जीप पत्तूलाल जी की कोठी के सामने रुकी तो वहां बस्ती के 2 आदमी ठाकुर जी को कुछ बताने लगे। अचानक जीप दोबारा भागने लगी। वो तेजी से भाग रही थी। अब जीप की राहें कुछ पुख्ता नजर आईं और कभी कच्ची और शकस्ता पगडंडियां दिखाई देती। फिर ये जीप जंगलों में दाखिल हो गई। ये घने और बहुत बड़े बाग का मंजर था। कुछ देर बाद जीप इस बाग को भी अबूर कर गई और किसी कदर फासले पर पत्तूलाल जी की गाड़ी भी दिखाई दी। वो बहुत आगे आगे भाग रही थी।
ठाकुर ने उस पर गोली चलाई, मगर पत्तूलाल जी की गाड़ी अचानक किसी बस्ती में दाखिल हुई और मकानात के सिलसिलों में गायब हो गई। ठाकुर जी की जीप इधर उधर के चक्कर लगाती दिखाई दी। फिर ये मंजर भी गायब हो गया और अचानक तीसरे मंजर में एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। ये मकान 600-700 गज पर बना होगा। इसके सिया दरवाजे से पत्तूलाल जी की गाड़ी अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। फिर ये गाड़ी भी गायब हो गई और एक कमरे में पत्तूलाल जी और कृष्णा कुमारी गुस्से में आमने सामने खड़े लड़ते झगड़ते नजर आए। पत्तूलाल जी ने कृष्णा कुमारी को आगोश में लेना चाहा तो कृष्णा कुमारी ने अपने दोनों हाथों से बिल्ली के पंचों की तरह पत्तूलाल जी का चेहरा जख्मी कर दिया और भाग के मकान से बाहर निकल गई। फिर अचानक ही सब कुछ गायब हो गया और दीवार सादा नजर आने लगी। अब सब रजनी कुमार की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो अभी तक बेसुध पड़ा था। कमिश्नर ने बेख्तियार कहा, वंडरफुल, एक्सीलेंट।